और बात करते हैं बर्मिंघम टेस्ट की, जिस टेस्ट को लेकर जो सिचुएशन इस वक्त टीम इंडिया की है उसको लेकर हिंदुस्तान से और इंडियन क्रिकेट के जो फैंस हैं उनसे बजने की आवाज आ रही है। रच दो इतिहास, जीत बेहद पास। बर्मिंघम टेस्ट में फिलहाल अगर हम देखें तो ये मैच भारत की मुट्ठी में दिख रहा है। कह सकते हैं कि भारत इस वक्त बेहद मजबूत स्थिति में है और इतिहास रचने की तरफ टीम इंडिया बढ़ रही है। 1967 में भारत ने यहां पहला टेस्ट मैच खेला था और तब से लेकर अब तक भारत एजबेस्टन के स्टेडियम में कोई भी मुकाबला जीत नहीं पाया है। लेकिन आज ये मौका है कि भारत इतिहास रचने पर भारत की पूरी नजर है। पहली पारी में दोहरा शतक जड़ने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी पारी में भी दमदार खेल दिखाया और चौथे दिन उन्होंने न सिर्फ अपना शतक पूरा किया बल्कि 161 रनों की बेहद शानदार और जिम्मेदारी भरी पारी खेली। जडेजा ने भी दोनों पारियों में बल्ले से कमाल दिखाया और दोनों ही पारियों में अर्धशतक जड़े हैं, जिसकी बदौलत टीम इंडिया एक बड़ा टारगेट इंग्लैंड के सामने सेट कर पाई है। इंग्लैंड के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच का आज आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट डे है। हालांकि फिलहाल मैच का झुकाव भारत की तरफ जरूर है, लेकिन फिर भी मैच को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इंडिया ने चौथे दिन अपनी पारी जो दूसरी पारी थी वो 427 रन पर डिक्लेयर की और इस तरीके से इंग्लैंड के सामने इस मैच को जीतने के लिए 608 रनों का एक बड़ा भारी टारगेट रखा है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 72 रन पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। चौथे दिन शानदार गेंदबाजी कर रहे आकाशदीप ने इंग्लैंड के 2 बड़े बल्लेबाजों जो रूट और बेन डकेट को क्लीन बोल्ड किया, तो वहीं सिराज ने भी जैक क्रॉली को खाता तक नहीं खोलने दिया। पहली पारी में भी इन दोनों गेंदबाजों ने ही इंग्लैंड की टीम को ढेर कर दिया था। पहली पारी में सिराज ने 6 और आकाशदीप ने इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को आउट किया था। भारत को अब मुकाबला जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए 7 और विकेट आखिरी दिन चाहिए। दूसरी ओर इंग्लैंड को 90 ओवर में 536 रन बनाने होंगे। भारत अगर 7 विकेट नहीं ले सका तो यह मुकाबला ड्रॉ हो सकता है, हालांकि इसकी संभावना काफी कम है। पहली पारी में भारत ने 587 और इंग्लैंड ने 407 रन बनाए थे और दूसरी पारी में भी भारत ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही यहां पर भारत के कप्तान शुभमन गिल की, जिन्होंने पहली पारी में 269 रन स्कोर किए थे, बेहद शानदार डबल सेंचुरी जड़ी थी और दूसरी पारी में भी शुभमन गिल ने अपना वही कमाल जारी रखा। दूसरी पारी में उन्होंने तेज 161 रन बनाए और पारी के टॉप स्कोरर रहे और भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं साथ में, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मनोज जी, आज तो हम कहेंगे कि मैच मुट्ठी में है, टारगेट बड़ा है सामने, यानी कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है इंग्लिश टीम पर और ऊपर से उनके टॉप 3 बल्लेबाज इस समय अब कहते हैं ना स्टैंड्स में बैठे हुए मैच देखेंगे। बहुत सही कहा आपने। मैच मुट्ठी में तो देखिए, हम लोग थोड़े से नकारात्मक होकर और थोड़ा सा आलोचनाओं में ज्यादा विश्वास करते हैं। बस अब आलोचना यही हो सकती है कि इंद्र देवता का साथ मिलना बहुत जरूरी है। अगर इंद्र देवता का साथ नहीं मिला, बारिश हो गई तो बात अलग है, नहीं तो मैच 7 कदम भारत दूर खड़ा है जीत से। तो अब यहां से 536 रन बनाना मैं समझता हूं नामुमकिन है उनके लिए, एकदम नामुमकिन है। आप कोई भी बेसबॉल क्रिकेट ले लें, आप किसी भी अंदाज में खेलें, किसी भी तरह से खेलें, ठीक है हमारे पास 2 ही गेंदबाज हैं जो बहुत जेन्युइन तेज गेंदबाज हैं, चाहे वो आकाशदीप हो चाहे सिराज हो। लेकिन कल प्रसिद्ध कृष्णा को भी आजमाया गया, उन्होंने जो लेंथ में थोड़ा सा बदलाव किया, मुझे लगता है कि वो इतने बेअसर साबित नहीं होंगे जैसे कि पहली पारी में खासकर लंच से पहले हुए थे बेअसर साबित, जिससे भारत को अपनी सारी रणनीति को बिल्कुल दरकिनार करना पड़ा था और एक नए सिरे से रणनीति बहुत रक्षात्मक किस्म की बनानी पड़ी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 12 सत्रों में से 10 सत्र भारत के नाम रहे हैं और जिस तरह से कल विकेट चटकाए भारत ने, जिस तरह से लंबी पार्टनरशिप की, जिस तरह से रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनते चले गए, मैं तो समझता हूं कि सब कुछ भारत के पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और खास बात यह है कि हमारे गेंदबाज भी सेकंड इनिंग में भी बिल्कुल रॉ में नजर आए। हालांकि ये एक अच्छी बात भी है कि वही दोनों गेंदबाज जो पहली इनिंग में चले थे उन्होंने सेकंड इनिंग्स में भी इंग्लिश बल्लेबाजों को जो टॉप ऑर्डर था उनको पेविलियन भेज दिया। लेकिन साथ ही साथ बाकी के गेंदबाजों का ना चलना भी एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है, लेकिन कल प्रसिद्ध कृष्णा ने इतनी खराब गेंदबाजी नहीं की और वो जो लेंथ है ना वो बहुत पीछे रखते थे। इंग्लैंड में 8 मीटर की लेंथ से आप कोई भी रन नहीं जीत सकते, आप बहुत बेअसर साबित होंगे, ये बिल्कुल तय है। लेकिन उन्होंने लेंथ में बदलाव करना सीखा, या ये कहिए कि इंग्लैंड का दौरा उनके लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस साबित हुआ। अब बस हमें एक गेंदबाज को चाहिए जो इन दोनों का अच्छा साथ निभा पाए।
रही बात आकाशदीप की, अब देखिए आकाशदीप ने जो कल जिस गेंद पर जो रूट का विकेट चटकाया है, जो रूट जो कि 13,000 रन बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, और लीजेंड है, एक लिविंग लीजेंड है, जिन्होंने भारत के खिलाफ कोई विदेशी खिलाड़ी का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो सबसे अच्छा जो रूट का ही है। 3,000 रन वो भारत के खिलाफ ही बना चुके हैं। एशियन टीमों के खिलाफ वो बहुत चढ़कर खेलते हैं, लेकिन जिस तरह से वो खेले और जिस तरह से आकाशदीप ने उनके सामने क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, कोई भी बल्लेबाज ऐसी स्थिति में ये मानकर चलता है कि गेंद जो है अंदर की तरफ आ रही है, तभी बल्लेबाज एक एंगल के लिए क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो गेंद अंदर आने की बजाय थोड़ा सा बाहर की तरफ गई, वो खेलने गए ऑन साइड पर और गया उनका ऑफ स्टंप बाहर, उनका ऑफ स्टंप ले उड़ी। ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंसी है हमारे गेंदबाजों की, और जो आप गेंदबाजी कर रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, कई बार फील्ड लगाते हैं आप शॉर्ट पिच बाउंसर की, लेकिन आप बॉल डालते हैं फुलर लेंथ की गेंदें। ये जसप्रीत बुमराह ने भारतीय क्रिकेट के अंदर इस तरह से जान फूंकने का काम किया, हालांकि इस मैच में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी वो सीख अन्य भारतीय गेंदबाजों के बहुत काम आ रही है। मोहम्मद सिराज को देखें आप, जिस तरह से वो स्विंग बॉलिंग करते हैं लगातार, और पहली पारी में बेन स्टोक जो है उनको पहली ही गेंद पर जो गोल्डन डक पर उन्होंने आउट किया, वो एक बाउंसर पर आउट किया, वो भी हक्का बक्का रह गया कि ये तो प्रसिद्ध कृष्णा का कॉपीराइट था, वो करते थे इस तरह की गेंदबाजी, यहाँ सिराज ने कैसे इनको इस तरह की गेंदबाजी कर दी। वो बेचारे गेंद को ना पीछे आकर सोचते रह गए कि गेंद जो है उसको खेलें छोड़ें, जब तक कि वो सोचते कोई फैसला करते, गेंद उनसे ज्यादा तेज थी और उनका बल्ले का किनारा लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो आईक्यू लेवल है बॉलिंग का इन दोनों गेंदबाजों का बहुत ऊपर है। उसमें हमारे मॉर्ने मॉर्कल का भी हाथ है, इन गेंदबाजों की कड़ी मेहनत है, बुमराह का एक लीड ऑफ द फ्रंट अटैक करना है, उनको देखा देखी बहुत कुछ सीखा इन्होंने। मैं तो कहूंगा आकाशदीप ने बहुत कुछ शमी से सीखा है, शमी की कमी को नहीं खेलने दिया, क्योंकि दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं, दोनों एक ही राज्य से खेलते हैं, बंगाल से, और जिस तरह से उनकी जो सीम मूवमेंट है शमी की, जिसको हम मिस कर रहे थे, जिसको मोहम्मद कैफ भी कह चुके थे पहला टेस्ट हारने के बाद, अगर शमी होते, ईशांत शर्मा होते तो भारत पहला टेस्ट नहीं हारता। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, अगर आप 8 कैच टपकाएंगे तो कोई ईशांत शर्मा के आप दुनिया का कोई भी बॉलर ले आए, वो आपकी हार निश्चित है। लेकिन इस बार भी 2-3 कैच ही टपकाए, हमने ज्यादा उतनी गलतियां नहीं की, कम गलतियां की, लेकिन बल्लेबाजी में जो शुभमन गिल ने कमाल का प्रदर्शन किया, मैं समझता हूं उसने बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया, और बाकी का काम हमारे इन दोनों बॉलर्स ने, दो जाबाज बॉलर ने कर दिखाया। क्या ब्रुक और स्मिथ इन दोनों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पहली पारी में भी इन्होंने ही डिफेंस किया था, बाकी तो सब निपट गए थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इनसे अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन अब आप ये देखिए ना कि कितना भी आप तेज खेलेंगे, आप 80 गेंदों पर आपने सेंचुरी बनाई, स्मिथ और रणजीत सिंह जी का रिकॉर्ड तोड़ा। रणजीत सिंह जी जो 7वें नंबर पर खेलते थे इंग्लैंड के लिए, हमारे जिनके नाम पर रणजी ट्रॉफी होती है, क्योंकि तब भारत को क्रिकेट का दर्जा नहीं मिला था, 1800 कुछ की बात है, लेट 1800 की बात है ये, तो उस वक्त उनका वो रिकॉर्ड तोड़ा। मैं मानता हूं कि वो बहुत आक्रामक है, लेकिन यहां आक्रामकता की जरूरत नहीं, यहां वक्त काटने की जरूरत है इंग्लैंड को, क्योंकि भारत ने जो लेट डिक्लेरेशन किया उसके पीछे वजह ये थी कि अंग्रेज जो है बिल्कुल डिफेंसिव मोड में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बेसबॉल एक नया क्रिकेट का शब्द दिया है दुनिया को, और उस पर वो चलेंगे, उस पर स्ट्रिक्ट रहेंगे। इसीलिए उन्होंने बाउंड्री को भी इस बार थोड़ा छोटा रखा है, और कि बेसबॉल जो है उनका सही प्रमाण चढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहां इसका फायदा भारतीय बल्लेबाजों ने ज्यादा उठाया, और उनके बल्लेबाज तो बिल्कुल जिसे कहते हैं सरेंडर करते हुए दिखाई दिए। सोचा कुछ हुआ कुछ, इसका मतलब है कि हर बल्लेबाज के लिए भारतीय गेंदबाजों के पास एक अलग रणनीति थी। शुभमन गिल अगर कहते हैं कि जो कप्तान अगर लीड ऑफ द फ्रंट अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसका असर बाकी खिलाड़ियों पर बहुत अच्छा पड़ता है। अब देखिए, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी खिलाड़ी ने एक ही मैच में, एक ही टेस्ट मैच में 250 प्लस का स्कोर भी बनाया हो, और दूसरी पारी में 150 प्लस का स्कोर बनाया हो। ऐसा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का कमाल करने वाले वो सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड वो तोड़ चुके हैं। वो एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने 150 रन दोनों पारियों में बनाए थे। कभी आप एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, कभी आप द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, कभी गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, कभी विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उससे पूरी टीम में एक एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो वही कुछ काम आया। अगर आप देखेंगे तो भारत के ये संपूर्ण जीत है, सारे प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया। अगर यहां वाशिंगटन सुंदर और जडेजा अपनी गेंदबाजी से कमाल नहीं दिखा पाए तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कमाल दिखाया, बहुत अच्छा गिल का साथ निभाया। तो अब यहां कुछ एक लर्निंग एक्सपीरियंस भारत के लिए रहेंगे, खासकर करुण नायर जो सेट होने के बाद आउट हो रहे हैं। अगर वो भी चमकते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा जो बैटिंग अटैक, बैटिंग का जो क्रम है, बल्लेबाजी क्रम,
वो इंग्लैंड से कम नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड में भी एक से बढ़कर एक धाकड़ बल्लेबाज हैं, चाहे वो आपके बेन डकेट हो, जिनको दोनों पारियों में आकाशदीप ने निपटाया, जो रूट हो, जैसे हैरी ब्रुक का आपने बताया। अब हैरी ब्रुक को आपको थोड़ी बाउंसर की रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि ठीक है वो हुक और पुल बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उसमें कई बार वो मिस टाइम भी करते हैं, उसमें वो अपने चूकते भी हैं। हम विकेट रणनीति ये होनी चाहिए मनोज जी कि मतलब भारतीय गेंदबाजों को इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि इंग्लिश बल्लेबाज शॉट्स खेलने के लिए मजबूर हों। अगर ओवर डिफेंसिव हो जाएंगे तो भी थोड़ा सा दिक्कत होगी, अगर शॉट्स खेलने निकलेंगे तभी विकेट भी मिलेंगे। बिल्कुल, यही रणनीति से इंग्लैंड चला, इसी रणनीति से हम चले। उनकी रणनीति कामयाब होने नहीं दी हमारे बल्लेबाजों ने, क्योंकि उन्होंने भी देखे तो जोश टंग और जो उनके बशीर हैं, इन पर भारतीय बल्लेबाज जब आते हैं ये गेंदबाजी करने के लिए, भारतीय बल्लेबाजों की बाछें गिर जाती हैं, खूब बड़े स्ट्रोक खेलते हैं। उन्होंने विकेट भी चटकाए हैं, तो ये विकेट खरीदने पर गए। हमें अब रनों की कोई कमी नहीं है, रन हमारे पास भरपूर है, तो ऐसी स्थिति में आप विकेट पर जाएं और कोशिश यही होनी चाहिए, अटैकिंग फील्ड लगाएं, रन बनते हैं बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दिन में इतने रन नामुमकिन है। तो लेट डिक्लेरेशन का भारत को यही फायदा होगा कि भारत प्रयोग कर सकता है। और रही बात आपने हैरी ब्रुक की, तो हैरी ब्रुक स्मिथ को तो आप इस तरीके से बांध सकते हैं, लेकिन हैरी ब्रुक क्योंकि एक ऐसे कंप्लीट प्लेयर है, उनको बांधना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ठीक है, एक आप जैसे मैंने अभी कहा आपको कि आप उनको शॉर्ट पे डिलीवरीज में उलझा सकते हैं, स्पिनर्स के सामने थोड़ा सा वो फंसते हैं, उनके सामने आप डबल स्पिन अटैक भी लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, रन बनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन वो वहां फंसेंगे। तो ये दो चीजें जरूर भारत को करनी चाहिए कि डबल स्पिन अटैक लगाएं, खासकर जब हैरी ब्रुक बल्लेबाजी कर रहे हो, क्योंकि थोड़ी सी नई गेंद है अभी, तो नई गेंद तक तो थोड़ा परहेज रखें एक घंटे के खेल में, लेकिन हाँ लंच के बाद आप ये रणनीति पर चल सकते हैं। यानी कि फिर वही जो एक प्रॉपर रणनीति होती है कि जो ओपनिंग सेशन होता है, ओपनिंग का एक आध घंटा जब बॉल नहीं होती है तो उस दौरान स्विंग वगैरह भी मिलता है, तो ये शुरू का एक आध घंटा बहुत अहम होने वाला है। और इस बीच में अगर हमने एक आध विकेट निकाल लिया तो फिर प्रेशर पूरी तरीके से इंग्लैंड पर आ जाएगा। यह बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अब दोनों पारियों का अगर आप देखेंगे ना भारतीय प्रदर्शन, खासकर गेंदबाजी का, तो हमने पहली पारी के 10 विकेट नई गेंद से लिए हैं। अब आप देखें, पहले 5 विकेट हमने लिए पहले 20 ओवर में, और उसके बाद थोड़ी सी मार भी पड़ी, जो 2 सेशन गए हैं उनके पक्ष में, वो उन्हीं की वजह से स्मिथ, जिसका आपने अपने जिक्र किया, स्मिथ और हैरी ब्रुक का। लेकिन उसके बाद जब नई गेंद लाई गई 80 ओवर के बाद, तो जो 5 विकेट जो 2 सत्र उनके पक्ष में गए थे, उसके बाद भारत ने जिस तरह से 20-25 रन में उनको निपटाया है, पूरी टीम को, 5 खिलाड़ियों को आउट किया है, 5 विकेट भी नई गेंद से ही भारत को मिले। तो पहले 5 विकेट और बाद के 5 विकेट नई गेंद से भारत को मिले। तो अभी गेंद पुरानी नहीं है, गेंद नई है, तो अब जाहिर सी बात है कि भारत अब पहले घंटे में अधिकतम विकेट लेने की कोशिश करेगा, कुछ अनप्लेबल गेंदें होंगी, और उसमें मैं चाहूंगा कि यही दोनों गेंदबाज गेंदबाजी करें। अभी प्रसिद्ध कृष्णा को लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसके बाद आप उनको प्रसिद्ध कृष्णा को भी ला सकते हैं, अगर किसी वजह से विकेट नहीं गिरता है, खासतौर पर हैरी ब्रुक का। तो जब ये टेस्ट मैच शुरू होने वाला था तब बुमराह के ना खेलने की खबर आई कि बुमराह नहीं खेलेंगे, तब इस तरह की चीजें थी कि बिना बुमराह के हम कैसे आगे बढ़ेंगे, और वो भी एजबेस्टन में जहां पर हम आज तक कभी जीते ही नहीं हैं। तो लेकिन मैं कहूंगा कि जो हमारी जो फास्ट गेंदबाज की जोड़ी है आकाशदीप और सिराज की, उन्होंने बिल्कुल भी निराश नहीं किया और सही मौके पर बहुत सही गेंदबाजी पहली इनिंग्स में भी की और सेकंड इनिंग्स में भी कर रहे हैं। देखिए, जब बुमराह नहीं खेलते तब तक जो सिराज है वो अपना 100% देते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा 200% देते हैं। अगर उनका करियर औसत देखेंगे 33-34 का औसत है, और बुमराह के बिना उनका औसत 26 पे आ जाता है, जो बहुत शानदार है। तो बुमराह के बिना आप देखिए, ब्रिस्बेन गाबा में भी यही कहानी दोहराई गई थी कि भाई वहां हम कभी जीतते ही नहीं है, वहां तो 2.5 दशक हो गए हैं, हमने 2.5 दशक में गाबा का गुरूर तोड़ा। उसमें सिराज ने का 5 विकेट हॉल कौन भूल सकता है, जो उन्होंने दूसरी पारी में किया, वहां भी बुमराह मौजूद नहीं थे, बुमराह उपलब्ध नहीं थे। यहां भी बुमराह उपलब्ध नहीं है, और यहां देखिए सिराज की गेंदबाजी कितनी असरदार साबित होती है। बल्कि मैं तो कहूंगा सिराज से आकाशदीप ने सीखा है इस मैच में। पहला ओवर शुभमन गिल ने उनको दिया था पहली पारी में, और कि उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए आकाशदीप को, लेकिन वो बड़े महंगे साबित हुए पहले ओवर में। लेकिन जब दूसरा ओवर करते हुए उन्होंने सिराज को देखा, तो उन्होंने उस पर अच्छा वॉच किया उसको, और उसी तरह से अपने खेल को ढाला, लेंथ पर कंट्रोल किया, लेंथ एक जगह पर रखी। उससे उसका नतीजा देखिए कितना अच्छा हुआ कि वो विकेट सिराज से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो गए उस दौरान। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा असर डालती हैं भारत का परफेक्ट टीम वर्क। मैं तो कहूंगा कि ओवरऑल अगर आप नासिर हुसैन को सुने, आप एथर्टन को सुने, जो पूर्व कप्तान है, जो बहुत भारत की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वो भी अब दबी जुबान से शुभमन गिल से लेकर भारतीय आक्रमण की तारीफ करने लगे हैं।
कल जिस तरह से उन्होंने जडेजा के स्लो खेलने की बहुत आलोचना की, जिस तरह से कोई भी मौका वो चूकते नहीं है भारत के खिलाफ, लेकिन अब उन्हें हमने मजबूर कर दिया है। वही काम हमें जो है यहाँ पर मजबूर करना है अंग्रेजों को कि अपने शॉट्स खेलें, पहले 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, लंच तक बल्कि आप उनको मजबूर करें, और उसके बाद फिर आप अलग अलग हथकंडे अपना सकते हैं कि अपोनेंट टीम के जो स्ट्रेंथ है, कहां पर वो फंसते हैं, उनकी वीकनेसेस का फायदा उठाते हुए जो कुछ उन्होंने मॉर्ने मॉर्कल से सीखा है उसको वो फायदा उठाएं। हर गेंदबाज के लिए अलग से, हर बल्लेबाज के लिए अलग से रणनीति बनाएं, और वो बनाई भी है भारत ने पहली पारी में, जिसका एक अच्छा पारितोषिक उन्हें मिला। अब दूसरी पारी की बारी है, 7 कदम दूर है भारत, और 7 कदम भारत जब तय कर लेगा तो उसके बाद फिर जो भारतीय जनसमूह है, भारतीय दर्शक हैं, उनके चेहरे पर जो उदासी खुशी में बदलेगी, और लॉर्ड्स पर हम जो 1-1 के स्कोर के साथ जाएंगे तीसरे मैच में, उसका मजा कुछ और ही होगा, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन मुझे इस अभी तक की इस सीरीज में शुभमन गिल को मुझे लगता है कि उनकी तारीफ कर रही होगी, जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने बैट से किया है, कैप्टनसी में भी काफी वाइज नजर आए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी युवा खिलाड़ी के कंधों पर जब कैप्टनसी की जिम्मेदारी डाली जाती है तो कई बार देखा जाता है कि वो खेल जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं, लेकिन शुभमन ने अपने खेल पर कोई असर इसका पड़ने नहीं दिया। कैप्टनसी का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजों से डील करना पड़ता है, लेकिन शुभमन ने इन चीजों को लेकर अच्छे से डील किया और बैटिंग में भी निखर कर आए। जी बिल्कुल, उन्होंने बैट के बीच में जो उनका गैप रह जाता था, अब वो गैप नहीं रहता। डिफेंस पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। आईपीएल के दौरान जो हमें खबरें मिली कि चंडीगढ़ में जब भी कभी वो वहां जाते थे, अपना मुल्लापुर में या मोहाली में जब कोई मैच होता था, तो वो अपना आधे घंटे का सेशन ड्यूक बॉल से खेलना नहीं भूलते थे, क्योंकि आईपीएल के बाद अगली सीरीज इंग्लैंड की सीरीज थी। तो ये सब चीजों का इनाम मिलता है, कहीं ना कहीं इसमें आपका धैर्य बहुत काउंट करता है, क्योंकि कोई भी आप पर उंगली उठा सकता है, आपका फ्रेंचाइजी ओनर भी कह सकता है अभी आईपीएल की तैयारी करो, लेकिन उन्होंने आईपीएल की तैयारी के साथ साथ अपने काम को बखूबी अंजाम दिया उन्होंने, और ड्यूक बॉल से नियमित तौर पर उन्होंने अभ्यास किया, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, दोनों जगह उन्होंने इसकी खूब प्रैक्टिस की है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका बहुत जबरदस्त है, डेडिकेशन है उनमें बहुत जबरदस्त, एकाग्रता बहुत ज्यादा है, और देखिए जोखिम भरे शॉट वो नहीं खेलते। लेकिन अब आप कहेंगे भी, आपने तो उनको लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए भी देखा है, लेकिन वो लॉफ्टेड शॉट कब खेलते हैं? जब कभी खाली जगह होती है, या कोई प्लेयर को लॉन्ग ऑन को आप मिड ऑन पे बुला लेते हैं, लॉन्ग ऑफ को मिड ऑफ पे बुला लेते हैं, तब वो लॉन्ग ऑन की ओर अटैक करते हैं, वहां पर ऊंचे शॉट्स खेलते हैं। ये शायद आईपीएल की देन है, T20 की देन है, तो उसमें आक्रामकता भी है उनके खेल में एक ठहराव भी है, एक इसे कुल मिलाकर कह सकते हैं संपूर्णता के लिहाज से कि उनमें एक मैच्योरिटी लेवल है। पहली पारी में जब वो जडेजा के साथ खेल रहे थे तो वो शीट एंकर वाले रोल में थे, उन्होंने जडेजा को जो है बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए बहुत प्रेरित किया। लेकिन उसके बाद जब दूसरी पारी आई तो दूसरी पारी में वो अटैकिंग मोड में थे और जडेजा जो है बहुत डिफेंसिव मोड में थे। ये टीम की जो संतुलन है ना, कि दोनों प्लेयर जब खेलते हैं, दोनों जब क्रीज पर होते हैं, तो एक को अटैक करना है, एक को डिफेंस करना है, ये स्ट्रेटजी भारत की बहुत अच्छी है। अगर आप दोनों तरफ से ताबड़तोड़ खेलने लगेंगे तो आपके विकेटों का पतन भी होगा, आपका कोलैप्स भी होगा, जैसा कि हमने पिछले टेस्ट में देखा। तो पिछले टेस्ट की गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा, हमारी बल्लेबाजी में गहराई आई। शुभमन गिल एक ऐसे नायाब हीरा के तौर पर उभर कर सामने आए कि जैसे विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर जो कुछ उन्हें एक प्रेरणादायी जो मैसेज भेजा कि आप यू डिजर्व इट, जो आप डिजर्व करते हैं इसके लिए, तो ये बहुत अच्छा साइन है। ये एक अच्छी, मैं समझता हूं कि पुराने प्लेयर हो, करंट प्लेयर हो, हम एक इकाई की तरह सब एक हैं, और ये एक मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज आता है इंडियन क्रिकेट के लिए। ठीक है, तो यही दुआ है। आज आखिरी दिन है और एजबेस्टन में इतिहास रचने का मौका भी है, तो टीम इंडिया इतिहास रचे, और पूरी उम्मीद है, दुआएं हैं टीम इंडिया के साथ पूरे हिंदुस्तान के एक एक क्रिकेट फैन की कि आज टीम इंडिया इंग्लैंड में इतिहास रचेगी और इसी के साथ ही सीरीज होगी 1-1 से बराबर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी।